जय हिंद। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको केमिस्ट्री की बेसिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी। देखो यहाँ पर हम है ना पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को बेसिक से, यानी ए से लगाकर जेड तक जो चीज़ें नॉर्मल होती है जिसको समझना बहुत ही कठिन होता है। किसी को लगता है कि यार केमिस्ट्री है ना बहुत ही बोरिंग है, तो वो जो बोरिंग है ना, बोरिंग जो शब्द है ना, वो बोर करने वाला शब्द, उसको हम बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस केमिस्ट्री के बैच में जब तक ये केमिस्ट्री का ये फाउंडेशन खत्म होता है तब तक आप अगर मेरे साथ जुड़कर रहते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे इस एक साल के ऑफलाइन के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो केमिस्ट्री का वो साइंस इसीलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। जूलॉजी के चैप्टर पढ़ लेंगे, बॉटनी वाले चैप्टर पढ़ लेंगे, फिजिक्स वाले भी जो मैथ्स लेना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे, परंतु केमिस्ट्री एक ऐसी है ना जो उनको समझ में ही नहीं आती है। अब वो कहते हैं कि सर ये चीज़ है ना कहीं दिमाग में नहीं घुसती है, तो ये जो दिमाग में नहीं घुसने का है ना उसको मैं निकाल दूंगा। और आपसे वादा करता हूँ कि जो केमिस्ट्री आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो सारी आपको समझ में आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की, यानी रसायन विज्ञान की। ये एक विज्ञान की शाखा है जिसको रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री को वैसे तो तीन भागों में हम पढ़ सकते हैं, एक ऑर्गेनिक, दूसरी इनऑर्गेनिक और तीसरी फिजिकल केमिस्ट्री। यानी इन तीन भागों में हम केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। ये जो केमिस्ट्री है ना ये अटपटी है, ये हर जगह पे घुस जाती है, जहां पर भी देखोगे वहां पर मिल जाती है। आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में ये घुस जाती है। अगर आप खाना खाते हो तो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ग्लूकोज, ये सारी चीजें इसके अंदर केमिस्ट्री होती है। दवाइयाँ खा रहे हो तो दवाइयों में फॉर्मूलाज, मतलब कुछ भी इसमें केमिस्ट्री घुस जाती है। कहीं पे भी चले जाओ केमिस्ट्री हर जगह मिलेगी। इसीलिए इस केमिस्ट्री को कहा गया विज्ञान की विज्ञान। क्या कहा गया? विज्ञान की विज्ञान, यानी ये जो विज्ञान पढ़ते हैं ना उन सबकी ये मम्मी है, कह सकते हो ऐसा। समझ आ रही है? तो ये विज्ञान की विज्ञान है। दूसरी चीज है कि इसके पापा कौन है, यानी इसके जनक कौन है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवोजियर को। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। बस ये थोड़ी सी टर्म याद रखनी है, बाकी इसके आगे जो वीडियो होने वाले हैं सारे ही मजेदार वीडियो होने वाले हैं और यहाँ पर ही आपको याद हो जाएगा। और आपको ये जो पीडीएफ है इसकी व्यवस्था भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। रेगुलर वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री की जो खोज है ना वो सबसे पहले मिस्र देश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मिस्र देश में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं ना, पहले राजा महाराजा, वो क्या करते हैं, उनके जो कोई मर जाते थे पूर्वज या कोई भी, तो उनको है ना उनकी मम्मी तैयार करते थे। कोई भी रसायन वगैरह जो पदार्थ थे उनको लगाकर अच्छे से मम्मी तैयार करते थे, तो वो सालों साल तक सड़ते नहीं थे, खराब नहीं होते थे। तो वहाँ से कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि यार ये ऐसा क्या लगाते हैं जो कई सालों तक ये लगातार चलता रहता है। तो उन्होंने इस वहाँ से इनकी शुरुआत की कि ये कोई ना कोई ऐसा रसायन तैयार करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये काफ़ी सालों तक टिकी रह सकती है। तो वहाँ से क्या हुई थी, रसायन की शुरुआत हुई थी, रसायन विज्ञान की या फिर केमिस्ट्री की। ठीक है, बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है? ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें पदार्थ यानी मैटर के आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। मैटर यानी पदार्थ के आंतरिक अंदर वाले जो गुण है ना उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे ये पेन है, अब इस पेन को वैज्ञानिक लोगों ने खकोर के देखना है, उसको उनको अंदर की ओर देखना है कि ये किससे बना हुआ है। अगर वो बना हुआ है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज़ों को देखेंगे। कुछ भी देख लेते हैं, जिसके अंदर के गुणों को देखना उनको, पदार्थ के, तो उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। चलो देखते हैं। अब ये मैटर शब्द आया ना, पदार्थ,
ये क्या होता है, ये समझ में आ गया तो समझो कि केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। पदार्थ यानी मेटर, पदार्थ यानी मेटर क्या होता है। देखो यहाँ पर आपको जो टर्म है ना इंग्लिश में भी मिलेगी और हिंदी में भी मिलेगी, तो आप अगर हिंदी मीडियम से है तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होने वाला, और इंग्लिश के शब्द भी आपको याद करने हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि पदार्थ यानी मेटर क्या होता है। मेटर यानी पदार्थ। अब कोई भी वस्तु देख लो तुम, जैसे दुनिया में कहीं पर भी ऐसी वस्तु जिसको कुछ ना कुछ भार यानी क्या हो, उसका भार हो, जिसे केजी में या लीटर में हम तोलते हैं। अगर कोई पानी वगैरह है तो उसको लीटर में तोलते हैं। अगर कोई ठोस है तो उसको हम क्या करते हैं, भार में तोलते हैं, जिसको केजी, किलोग्राम, ग्राम, है ना। तो वो या तो कोई ना कोई भार लेकर आया हुआ हो या कोई जगह घेरता हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। अब देखो पदार्थ बहुत सारी है, बहुत सारी पदार्थ है। जैसे आपके आसपास में कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा ये बोर्ड है ये भी क्या है, एक तरह का पदार्थ है। मेरा जो ये पेन है ये भी एक पदार्थ है। मैं खुद ही एक पदार्थ हूँ, समझ आ रही है ना, मैं खुद ही एक पदार्थ हूँ, आप भी एक पदार्थ है। वो कैसे हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है। बस इतना सा याद रहना अपने को कि पदार्थ जो होता है ना वो या तो कोई स्थान घेरता हो या फिर उसका कोई ना कोई भार हो। जैसे मेरा भार है, मैं कितने केजी का हूँ, जैसे 55 केजी, है ना। आपका भी होगा जो भी भार है। पानी है तो पानी का भी कोई ना कोई आयतन होता है, लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। स्थान घेरता है, तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ थोड़ी सी जगह घेर रखी मैंने। ये जो अभी लगा हुआ बोर्ड ये भी पीछे जगह घेर रखी है, आपका मोबाइल है जगह घेर रखी है। तो ये क्या है कि एक दूसरे की मतलब ये क्या है कि जगह भी घेरते हैं और इनका द्रव्यमान भी होता है, तो इसे कहते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्लियर होगी। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ को द्रव्य। पदार्थ को द्रव्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि पदार्थ क्या है का द्रव्यमान होता है। पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसको अपन केजी, किलोग्राम में तोलते हैं, इसीलिए इसको द्रव्य भी कहते हैं, या फिर पदार्थ, इंग्लिश में इसे मेटर कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं जो पदार्थ है ना ये क्या एक ही प्रकार का होता है, नहीं नहीं जी। ये पदार्थ जो है ना ये अलग अलग इसके गुणों के आधार पर इसको दो भागों में पढ़ सकते हैं। अब दो भागों में कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं पदार्थ के गुण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जहां पर भौतिक गुण के आधार, भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसा गुण पदार्थ का जिसके अंदर हम बाहर से देखकर, ऐसा गुण जिसमें हम बाहर से देखकर या छूकर पता लगा ले, ऐसे गुण को क्या कहते हैं, भौतिक गुण। जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, मैं दिखाई दे रहा हूँ जैसे काला हूँ, गोरा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, वो है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आप कैसे हो, काले हो, गोरे हो, है ना, पीला है कोई इंसान, वाइट बाल है उसके। तो ये सारे जो गुण है ना ये कैसे गुण है, भौतिक गुण है। ऐसे गुण जिसको देखकर बता सकते हैं, आपने देखा होगा बर्फ को छू कर बता सकते हो, बर्फ, है ना। पानी को भी दिखा सकते हो कि ये कैसा है, दिखता है। भाप, है ना, भाप जो वाष्प होती है वो उड़ती है, वो भी दिखा सकते हो छू कर। तो ये सारे के सारे गुण क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे गुण क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण, या इनको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो भौतिक गुण है ना और दूसरे जो है ना वो है रासायनिक गुण, इनको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले जिस चीज को पढ़ना है उसको क्लियर कर लेते हैं, बाद में अपन रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक गुण जो है ना इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांट दिया, इनको 3 भागों में बांट दिया है। परंतु है ना इनके साथ साथ दो गुण, दो रूप इनके और भी है, दो प्रकार के पदार्थ और भी है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर मुख्य रूप से आपको ये 3 याद रखने हैं, बाकी ये 2 वैज्ञानिकों के काम आते हैं, अपने काम नहीं आते हैं, इसीलिए हम इनको नहीं पढ़ते हैं। तो द्रव्य जो पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का और 2 एक्स्ट्रा। ठीक है ना, पढ़ते हैं 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है। 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड यानी ठोस, द्रव, द्रव यानी लिक्विड, और गैस, गैस यानी जो गैस है। ठीक है ना, तो अब समझते हैं इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी समझते हैं। ठोस क्या होता है, ठोस जैसे कोई भी वस्तु है ना जिसका क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही क्या हो, निश्चित हो। निश्चित का मतलब जैसे कोई मैं एक
ये बुक लेता हूँ, इस बुक का देखो आकार निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है, मतलब इसका द्रव्यमान निश्चित है, तो इसे 10 दिन भी पड़ी रखूंगा तो भी ये ऐसी ही रहेगी, ठीक है ना। और अब देखो द्रव में क्या होता है कि इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, यानी आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। तो देखो पानी को आपने देखा होगा, एक गिलास में पानी होता है तो वो गिलास का रूप ले लेता है, और एक बड़े से कंटेनर में रखा तो बड़े से कंटेनर का रूप ले लेगा, अगर आपने उसको प्लेट में रखा तो फैल जाएगा। तो उसका आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है, ठीक है। तो द्रव कौन होता है जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। और गैस, और इस बिचारी का तो कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अब गैस को आप ऐसे लाकर बाहर छोड़े तो उड़ जाएगी, मतलब बोल देगी मैं जा रही हूँ, है ना। अगर आप उसको है ना किसी भी बर्तन में ले जाके ढकोगे तो वो इधर उधर जो दीवारें हैं ना उस बर्तन की वहाँ पर चिपक जाएगी और इधर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो इसका ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। इसको दबा कर संपीड़ित कर लो तो ये लिक्विड में बदल जाती है, और इसको छोड़ते ही तुरंत ये बाहर निकल जाती है। तो इसका तो कुछ भी निश्चित नहीं है। देखो सेकंड पॉइंट, कण पास पास में होते हैं। ठोस सॉलिड के जो कण होते हैं ना बिल्कुल पास पास में होते हैं। जैसे पास पास में कहने का मतलब ये है कि जो कण है बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास में। जैसे ये है मेरे पास एक, ये सॉलिड है तो इसके जो कण है ना, कण वो बिल्कुल पास पास में है। परंतु आप इसको जैसे लिक्विड को लेके देख लो, जो कोई पानी वगैरह है तो उसको देखोगे तो उसके जो कण होते हैं थोड़े थोड़े दूर होते हैं, परंतु जो गैस जो होती है ना उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर का मतलब एक कण उधर जा रहा है, एक दूसरा कण इधर जा रहा है, मतलब वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते। उनके बीच में क्या नहीं होता, आकर्षण बल नहीं होता है, किसके, गैस के। परंतु जो ठोस है सॉलिड है उनके बीच में आकर्षण कण होता है, आकर्षण बल होता है, यानी खींच के रखते हैं। इसके अलावा घनत्व, जो सॉलिड होते हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब होता है घनापन। घनापन मतलब घनापन, देखो आपको आस पास में बिठा रखा, पास पास में बिठा रखा, बहुत पास पास में मतलब चिपक के बैठे हो, तो कहने का मतलब चिपक के बैठे हो तो आपका क्या है, घनत्व ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। और जो थोड़ा दूर दूर होते हैं ना तो उनका घनत्व कम होता है। तो गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, एक गैस वहाँ एक यहाँ, इसीलिए तो आप किसी आपके आमने आस पास में भी गैस के कण हैं। वायु में पूरी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब है, परंतु आप उसके बीच में होकर भी निकल जाते हो। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रखा, बीच में होकर भी निकल जाते हो। आप किसी दीवार के बीच में होकर निकलो, पता चले ना तब कि आप दीवार के बीच में होकर निकल पाओ, नहीं निकल सकते हो, क्योंकि उनके जो कण है ना बहुत पास पास में होते हैं और बहुत ही घने होते हैं। घने मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनका घनत्व ज़्यादा होता है, इनका घनत्व बहुत कम होता है। इनके बीच में क्या होता है, लिक्विड होता है बेचारा, इन दोनों से बीच में होता है। इनका घनत्व भी गैस से कम, द्रव से ज़्यादा, यानी सॉलिड से ज़्यादा, ठीक है ना। आकर्षण बल, आकर्षण बल तो वो भी सॉलिड से तो कम है परंतु गैस से ज़्यादा है। इस प्रकार से इनका बता सकते हो। एक है टेम्परेचर का प्रभाव। अब देखो सॉलिड, लिक्विड और जो ठोस है, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है, इन तीनों के अंदर जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर देखो जो टेम्परेचर है, जैसे मान लो आपके नीचे आग लगा दी जाए, है ना, आपकी क्लास में क्या कर दे, आग लगा दी जाए, तो क्या आप वहाँ पे रुकोगे, क्या नहीं रुकोगे। तो जे गैस के जो कण है ना वो दूर दूर भागने लगते हैं, दूर दूर भागने, और भाग 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 ऐसा करने लग जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ना नहीं रुक सकते हैं, पास पास में अट्रैक्शन इतना नहीं होता उनके बीच, इसीलिए। और जो सॉलिड है, घनत्व का जो इनका जो कण है ना, इनके थोड़ी देर तो रुकेंगे, उसके बाद लिक्विड में परिवर्तन हो जाएंगे, उसके बाद में गैस में बदल जाएंगे, ठीक है। तो ताप का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है इनके अंदर। दाब, ये दादा लिख दिया मैंने, ये दादा नहीं है, इसको दाब कर लेना, ठीक है ना। तो दाब लगाने पर सॉलिड नहीं दबता, यानी संपीड़ित नहीं होता है, पिचकता नहीं है, परंतु गैस को आप दबाओगे दब जाएगी, है ना। तो इतना सा ध्यान रखना है। और वजन की बात करें तो सॉलिड में वजन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में भी वजन ज़्यादा होता है, परंतु जो गैस होती है ना उसके अंदर भी वजन तो होता है परंतु बहुत कम होता है। अब आप ये कहोगे कि सर हवा में कहाँ वजन होता है, हवा में भी वजन होता है। देखो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, एक बड़ा सा ट्यूब लीजिए और उसको ऊंचा कर देखिए ना, उठाकर,
पता चलेगा कि वजन होता है कि नहीं होता। वैसे गुब्बारा भी आप हवा जब भर देते हो तो गुब्बारे को ऐसे ऊपर उठाओगे वापस नीचे आ जाएगा ना। हाइड्रोजन गैस मत भर देना, नहीं तो वो ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है और वो फिर नहीं रुक पाती है, ठीक है ना। तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिए 3 प्रकार के, है ना। अब हम समझते हैं कि चौथा और पांचवी अवस्था कौन कौन सी होती है। 3 अवस्था तो हमने पढ़ ली पदार्थ की, और चौथी अवस्था को पढ़ते हैं। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है? जब हमने किसी भी सॉलिड को, यानी सॉलिड क्या था, बर्फ का एग्जाम्पल लिया, बर्फ को हमने क्या किया था, जब इसको ताप लगाया था, उबाला था, तो किस में बदल गया, वो लिक्विड में बदल गया। अब जब लिक्विड को हमने क्या किया, ताप लगाया, तब वो किस में बदल गया, गैस में बदल गया। अब यदि जो गैस है ना, गैस गैस को क्या किया और ताप लगाया जाए। अब आप हो, आपके आसपास में क्या करे, ताप लगा दे, यानी बहुत ज़्यादा ताप लगा दे, है ना। तो इधर उधर ताप लगेगा आपको, जब ताप लगेगा या फिर आपको टेम्परेचर लगाया जाएगा, आप वहाँ रुकोगे नहीं, रुकोगे, मतलब इधर उधर भागने लगोगे, भाग 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 भागने लगोगे। तो गैस के कण इधर उधर भागते हैं। और ये बताइए, इधर से आप भाग रहे हो, इधर से और दूसरा वाला ताप, उधर से तो ताप आ ही रहा है, टेम्परेचर आ ही रहा, इधर से और मसाल लेके ये ले भाग, फिर कहाँ जाओगे आप, फिर नहीं जा पाओगे ना। तो उस प्रकार से फिर तो आपका क्या होगा, इधर से है ना चिथड़े उड़ जाएंगे पूरे के पूरे। जैसे आपने देखा होगा बिजली जब गिरती है ना, बिजली, तो क्या होता है, वो पेड़ हो कोई भी आदमी हो, उसके चिथड़े उड़ा देती है, तो वो एक अवस्था में बदल जाती है। वैसी अवस्था कहते हैं आयनाइजेशन, आयनों में बदल जाती है। जैसे ऐसे पदार्थ, ऐसी अवस्था जब पदार्थ बहुत ज़्यादा ताप लगाया जाए तब वह आयन के रूप में बदल जाता है, यानी आयनों में बदल जाता है। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। क्या करें, जैसे प्लाज्मा अवस्था ऐसी समझिए कि ये ना तो ठोस होती है और ना ही लिक्विड होती है, ये बीच वाली अवस्था होती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जो अपना खकार है ना, खकार खकार थूक के देखिए, वो क्या करेगा, मतलब ना तो स्टेबल रहेगा ना बहकर जाएगा, वो क्या करे, हिलेगा नहीं, इधर मतलब डगडगा मगाएगा, है ना। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। और आप लार्वा देखिए, लावा लावा जो होता है ज्वालामुखी का, वो भी एक प्लाज्मा स्टेज में होता है। इसके अलावा जो मतलब लोहे को पिघलाया जाता है, वो पिघली हुई जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है, ठीक है। तो ये चौथी अवस्था समझ में आ गई। गैस जब गैस को भी बहुत ज़्यादा क्या किया जाए, पदार्थ को बहुत ज़्यादा पिघलाया जाए, ताप लगाया जाए, तब वो एक ऐसी अवस्था में बदल जाती है जब उसका मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच वाली अवस्था होती है। देखो एक पांचवी अवस्था है जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। देखो क्या होता है कि पांचवी अवस्था हमारे एक भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी इसकी, उनका नाम बोस, सत्येंद्र नाथ बोस था उनका नाम। क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस। तो पांचवी अवस्था को उन्होंने देखा कि यार बहुत ज्यादा जब किसी चीज को पिघलाया जाता है तो ये एक चौथी अवस्था में बदल जाए। यदि क्या किया जाए, इन पदार्थ को क्या किया जाए, बहुत ज्यादा ठंडा करे तो, अब ठंडा करेंगे तो क्या किस में बदलेगी, तो उन्होंने क्या किया, 3 गैसें ली हल्की वाली और उन्होंने ठंडा किया। तो आपको पता है कि किसी भी गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है, और लिक्विड को और ज़्यादा जब ठंडा किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। अब जब और सॉलिड को और ज़्यादा ठंडा किया जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए, तब मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जब कोई चीज़ ठंडी हो जाती है तो उसके बाद में और ठंडी नहीं कर सकते हैं, तब वो जो पदार्थ है वो पगला जाती है, मतलब ऐसी बन जाती है जिसको मतलब कोई लेना देना नहीं। आप ऐसे देखोगे कि किसी भी आप जब सॉलिड में करंट को गुजारोगे तो वो या तो करंट की वजह से पिघल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, परंतु उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, टेम्परेचर का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जब आप उसको किसी गिलास में लोगे तो वो गिलास से ऐसे उठकर बाहर की ओर देखने लगता है कि बाहर निकल रहा हो, आप उसको पकड़ोगे तो मतलब पकड़ में नहीं आएगा वो, है ना, पकड़ ही नहीं सकते हो, उठ के चलने लग जाता है ना। तो इस प्रकार का जो रूप होता है वो उसका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। देखो बोस आइंस्टाइन भी जुड़ा हुआ है इसमें, ऐसा इसकी थोड़ी एक छोटी सी कहानी है। देखो क्या हुआ था कि बोस, सत्येंद्र नाथ बोस जो भारत के थे, उन्होंने क्या किया था, इस पदार्थ की खोज की थी। तब उन्होंने एक पर्ची बनाई और अखबार वालों को दी कि मतलब आप क्या कीजिए, इसको अंग्रेजों को दी थी कि यार आप इसको है ना प्रकाशित कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि यार आप तुम भारत वाले हो, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग कहाँ से आ गया,
कि आप किसी भी पदार्थ की खोज करोगे, पहले जब 4 पदार्थ ही थे तो आप 5वीं की कह रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सत्येंद्र नाथ बोस ने उसको लेकर ऐसे मतलब लिफाफा बनाया और कौन थे, आइंस्टाइन के पास भेज दिया, है ना। तो आइंस्टाइन ने क्या किया था, उसको देखा कि यार ये तो वास्तव में रियल में एक पदार्थ है, यानी पदार्थ की 5वीं अवस्था है, तो इसको ना रियल में हमारे को इसको छपवाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, अखबार वाले को भेजा, सरकार को दिया कि ये भारतीय एक व्यक्ति ने खोजी है, तो आपको क्या करना है, इसको प्रकाशित करनी है और एक पदार्थ की 5वीं अवस्था नाम देना है। तो उन्होंने ऐसा काम किया था, तो इतनी ईमानदारी थी, ईमानदारी को देखते हुए सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा था कि ये जो पदार्थ है इसका नाम केवल बोस नहीं रखेंगे, मेरे नाम पे नहीं रखेंगे, बल्कि इसके नाम के साथ में आइंस्टीन का नाम भी जोड़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या थी, ईमानदारी थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडा करना। तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसको बहुत ज़्यादा -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ठंडा कर दिया जाता है, तो एक ऐसी अवस्था में बदल जाता है जहाँ पर उसको कोई लेना देना नहीं है। किसी गिलास में रखोगे तो गिलास के सरफेस में नहीं लगेगी, इसके अलावा गिलास से ऐसे बाहर झाँक के देखने लगेगी, कौन है, क्या है, कुछ है, नहीं है, ऐसे देखने लग जाती है ना। इसके अलावा क्या हो जाता है, ये मतलब करंट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से क्या होती है, एक 5वीं अवस्था होती है जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा था जो पदार्थ है, द्रव्य है, मैटर है, इसकी 3 अवस्थाएं जो मुख्य होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसके अलावा 2 अवस्थाएं जिसको हम नहीं पढ़ते हैं, हालांकि पढ़नी तो पड़ती है परंतु हमारी बड़ी उच्च क्लासों में हमारे को काम आती है। प्लाज्मा 4थी अवस्था और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो कल पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पदार्थ की, और इसके साथ साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।